ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म रेडिएशन क्या होती है, लॉन्ग टर्म रेडिएशंस क्या होती है, या ब्लू रेडिएशंस क्या होती हैं, रेड रेडिएशंस क्या होती है। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सोलर रेडिएशन की उतनी ही ज़रूरत है जितना हमें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज फोटो पीरियोडिज्म। सो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? It is a response of plant for flower initiation to day length. Basis of photoradiation periodism plant classified into 4 groups. Periodism का मतलब पीरियड, कि क्या प्लांट का पीरियड है, किस टाइम पे वो इनिशिएशन करता है फ्लावर की। ठीक है। लाइक इसके 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज शॉर्ट डे प्लांट, Number 2 is long day plant. Number 3 is day neutral plant. Short day plant क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, short मतलब उसकी डे लेंथ क्या होगी? कम होगी। ऐसे प्लांट जो कम डे लेंथ पे भी अपना सब कुछ पूरा कर लेते हैं, अपनी फ्लावर इनिशिएशन को पूरा कर लेते हैं। If any plant require less than 9 hours, अगर 9 घंटे से कम उसे टाइम चाहिए किसके लिए? फ्लावर इनिशिएशन के लिए, तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर इनिशिएशन के लिए 9 आवर्स से भी कम टाइम चाहिए, उन्हें हम बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। फॉर एन एग्जाम्पल, राइस, लीमा बीन, cluster bean and cotton. So these are the crops who require short day hours. I mean to say that they require only 9 hours, or you can say less than 9 hours. Okay. Next is long day plant. अब नाम से ही क्लियर है इसका, लाइक लॉन्ग डे, टाइम क्या हो जाएगा प्लांट का? ज्यादा हो जाएगा। इफ एनी प्लांट, कोई प्लांट अगर मोर देन 13 आवर, एक दिन के अंदर 13 आवर से ज्यादा उसे फ्लावर इनिशिएशन में टाइम चाहिए, तो दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, बार्ले, ओट, कैरेट, अनियन, गार्लिक एंड कैबेज। ठीक है। दीज आर द सम ऑफ एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट इज डे न्यूट्रल प्लांट। वो प्लांट जिन्हें ना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ना ही कम डे लेंथ चाहिए, मतलब बीच का। न्यूट्रल का मतलब दोनों के बीच का टाइम जिसे चाहिए। इफ एनी प्लांट फ्लावर इनिशिएशन इज नो और लेस इन्फ्लुएंस ऑन डे लेंथ, ठीक है, उसे 9 to 13 आवर के बीच का जो टाइम चाहिए वो होता है डे न्यूट्रल टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, टोमेटो, मेज, ब्रिंजल, कुकुरबिट्स और चिली। ठीक है क्लास, दिस इज द फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? हमने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ लिया। एक टर्म होती है फोटोट्रोपिज्म। कंफ्यूज मत होना, पीरियड का मतलब डे का जो लेंथ है, डे का जो टाइम है, जो फ्लावर इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। और फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? लाइट डायरेक्शन की तरफ रिस्पॉन्स करना। लाइक फोटो का मतलब लाइट, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? देखो, हमारे पास एक प्लांट है, मेरे पास एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसके ऊपर इसका फ्लावर है। ठीक है। यहाँ पे सनरेज आ रही हैं, तो जिस तरफ सनरेज होती है वो खुद को अपने उसकी तरफ बेंड कर लेता है। अगर सनरेज इधर आएंगी तो ये खुद को इस तरफ बेंड कर लेगा। So this is the effect because of photo. I mean to say this is the effect because of light, है ना? So response of plant टू लाइट डायरेक्शन, जहां से लाइट आ रही है
वहां उसका रिस्पॉन्स होना, वहां उसका मुड़ जाना, डेट इज फोटोट्रोपिज्म। फॉर एन एग्जाम्पल सनफ्लावर, फॉर एन एग्जाम्पल सनफ्लावर जिसे हम बोलते हैं सूरजमुखी। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म फोटोसेंसिटिव। फर्स्ट टर्म क्या थी? पीरियोडिज्म, फोटो। नेक्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म। नंबर थर्ड इज फोटोसेंसिटिव। सीजन बाउंड वेराइटी डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ लाइट रिसीव। देखो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं या कुछ वेराइटीज ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि उनको कितनी फोटोन, कितनी लाइट उन्हें मिल रही है, तो दैट आर कॉल्ड फोटो सेंसिटिव। क्लियर है क्लास? तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, सो नाम से ही क्लियर है, हवा की गति, हवा की गति। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ विंड इज टू कैरी मॉइस्चर एंड हीट। हमने पढ़ा था कि हमारी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है ना? तो ह्यूमिडिटी अगर हमारी एयर के अंदर होगी, दैट मीन्स क्या? वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे एयर के अंदर। अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? जब विंड चलेगी तो वो क्या करेगी? उन प्रेसिपिटेशन को अपने साथ मूव करेगी। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ विंड क्या है? वो अपने साथ क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन को लेके चलते हैं और हीट को लेके चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द मूविंग विंड नॉट ओनली सप्लाई मॉइस्चर एंड हीट, also supply fresh carbon dioxide for the photosynthesis। देखो जब एयर चलेगी, जब विंड चलेगी, तो किसी प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो वहां से जब एयर पास होगी तो वो फ्रेश जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है उसको क्या करेगा? किसके पास लेके आएगा? वो ट्रांसफर करेगा उसके साथ। तो जो मूविंग विंड है, जो चलती हुई हवा है, वो अकेला सिर्फ मॉइस्चर को ही नहीं लेके आएगा, उसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आएगा, जो कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, उसके लिए क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब हमारे क्रॉप की ग्रोथ के लिए एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो डेट इज विंड, है ना? सो उसकी कितनी स्पीड या वेलोसिटी होनी चाहिए हमारे क्रॉप के लिए? ठीक है। सो डेट इज 4 to 6 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे के अंदर 4 से किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हमें हमारी क्रॉप को क्या रिक्वायरमेंट होती है? विंड रिक्वायरमेंट होती है। अब विंड क्यों रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि विंड क्या लेके आएगा? मॉइस्चर लेके आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा तो उसको रेस्पायर कौन करेगा? प्लांट रेस्पायर करेगा ना। तो विंड क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी किसके लिए? प्लांट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन विंड स्पीड इज एनोमरस देन देयर इज मैकेनिकल डैमेज ऑफ क्रॉप। एनोमरस का मतलब क्या होता है? जब उसकी स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाती है। जब उसकी स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगी? वो लोजिंग कर देगी। लोजिंग का मतलब जब ज्यादा हवा चलेगी वो क्रॉप को नीचे की तरफ गिरा देगी, जिससे क्या होगा? वो लीव्स जो होंगी, वो जो उसकी ट्रिक्स होंगी, जो पत्तियां होंगी, जो उसकी शाखाएं होंगी, वो क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी हवा की वजह से, यानी कि टूट जाएंगी। ठीक है। लाइक बनाना और शुगर केन। ठीक है। शुगर केन को पता है कि आपको पतली सी तो होती है, अगर ज्यादा हवा चलेगी तो वो टूट जाएगी, तो उससे जो क्रॉप का क्या होगा? डैमेज होगा। तो एक चीज हद में रहे तो वो उसके लिए सुटेबल होती है, अगर वो उससे ज्यादा बढ़ जाए तो दैट इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विंड। अब विंड सेकंड काम क्या करती है? हमने पढ़ लिया ह्यूमिडिटी लेके आती है, हमने पढ़ लिया हीट को लेके आती है, हमने पढ़ लिया कि वो फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड को खुद के साथ कैरी करती है। बट उसके अलावा क्या काम करेगी विंड? विंड आपने पढ़ा होगा क्रॉस पोलिनेशन, है ना? सो उस टाइम पे पोलन जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट के अंदर,
ये फ्लावर्स होता है, ये फ्लावर का जो एंथर होता है, फ्लावर का जो एंथर होता है, एंथर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। जब एक प्लांट का एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जाता है और उसे पोलिनेट कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन। अब ऐसा तो नहीं है इसके पास पावर है ये यहाँ पे फेंक के मारेगा, नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से विंड जो चलेगी, विंड के साथ वो पोलन ग्रेन इस पे आके चिपक जाते हैं और चिपक जाने से क्या होता है, ये पोलिनेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर बात की जाए पोलिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, दैट इज विंड। तो विंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन एंड सीड इज नेचुरल एंड नेसेसरी टू सर्टेन क्रॉप। लाइक आंकड़े का पौधा होता है, ठीक है, हम आप देखते हो खाली प्लॉट्स में लगे होते हैं, तो इन दिनों में आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे ऐसे एक सीड होते हैं जो उनके उनके ऊपर ऐसे लगे होते हैं, लाइक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, वो जो उड़ते रहते हैं आजकल, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, सीड का डिस्पर्सल कर रहा है बाय द विंड। जो विंड चलेगी तभी तो उड़ के हम किसी और जगह जाएंगे ना, ठीक है। सो विंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलन ग्रेन डिस्पर्सल और सीड का डिस्पर्सल। ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है जो कुछ सेट क्रॉप्स के लिए जरूरी होता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है, जब कोई हमारी लैंड है, हमारी लैंड से अपर लेयर जो कि ऑर्गेनिक मैटर लेयर होती है, जिसे हम ओ होरिजोन बोलते हैं, हवा की वजह से, एयर की वजह से या वाटर की वजह से वो लेयर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। अब हवा की वजह से क्या होगी, हवा आएगी, यहाँ पे जो मिट्टी प्रेजेंट होगी उसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, ठीक है ना। वाटर की क्या होगा, वाटर जब एक्सेस हो जाएगा, जब हमारी पूरी सोइल फील हो गई है, तो जो एक्सेस वाटर होगा, तो जो एक्सेस वाटर होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ रिमूव कर निकलेगा। तो जो वाटर है ऐसे तो जाएगा नहीं, साथ में जो उसके सरफेस में मिट्टी है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको भी साथ में लेके जाएगा। तो उसकी जो अपर वाली लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन से क्या होगा, सोइल इरोजन हो गया तो फर्टिलिटी ऑफ सोइल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, बिकॉज सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल जो सोइल होती है डेट इज ओ लेयर, है ना। नेक्स्ट, हेल्प इन क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ फार्मर। देखो क्लीनिंग प्रोसेस क्या है, जब हम कनक को उसके हस्क से रिलीज निकालते हैं, जब वीट को हम छालते हैं ना, जब हवा के अंदर पंखा चला के हम निकालते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हवा चलती है तो जो उसके लाइट जो उसका हस्क होता है वो तो बाहर पड़ जाता है, और जो उसके ग्रेन है वो पहले गिर जाते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, उसकी सेपरेशन हो जाती है हस्क से, ठीक है, जो मतलब उसके छिलकों से। तो इससे हम क्या करते हैं, क्लीनिंग प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट, इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है। देखो अगर विंड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, देखो क्यों, क्योंकि हमारी पत्तियां हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या करता है, इवेपोरेशन करता है, इसके सरफेस पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है, तो हवा चलेगी साथ में क्या वाष्पीकृत हो जाएगा, मतलब क्या, इवेपोरेशन हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा तो हवा के साथ ये चला जाएगा, तो हवा के साथ चला जाएगा तो ज्यादा क्या होगा, वहां पे इवेपोरेशन होगा, ठीक है। लास्ट जो इसके अंदर है वो है स्प्रेड करता है पेस्ट एंड डिजीज को। देखो अब कैसे, मान लो ये मेरा खेत है और ये वाला आपका फील्ड है, ठीक है, डायरेक्शन से जो चल रही है वो चल रही है हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो हमारे पास विंड चल रही है। तो जो मेरे यहाँ पे मान लो कि वाइट फ्लाई आई हुई है, तो जो हवा होगी, जो विंड होगी, वो क्या करेगी, हवा में अपने साथ जो विंड क्या करेगी, इसके जो इंसेक्ट होंगे, इसके जो पेस्ट होंगे, साथ में अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, और इस खेत में जो प्लांट्स होंगे उस पर क्या कर देगी, फैला देगी, है ना। तो इसने क्या किया, पेस्ट और डिजीज को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द कॉज ऑफ विंड फॉर द प्लांट। कुछ हार्मफुल थिंग्स भी हैं और कुछ उसके लिए बेनिफिशियल थिंग्स भी हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी गैसेस रिक्वायर्ड है,
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज ऑक्सीजन, नंबर 3 इज नाइट्रोजन, नंबर 4 इज आर्गन, और उसके अलावा जो रिमेनिंग होता है वो क्या होता है, अदर में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन, दैट इज 78.9%। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, दैट इज 20.95%। ओके, उसके बाद जो 0.003% है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अदर है वो क्या है, 0.002। अब यहाँ पे कौन कौन से गैसेज रिस्पॉन्सिबल है? ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये मेरा प्लांट है, प्लांट के पास ये लीव्स है, प्लांट के पास लीव्स है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। यहाँ पे क्या है, सन, सन से जब रेज आएंगी, मतलब सनलाइट आएगी, तो प्लांट में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू रेस्पायर करेगा प्लांट, स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, तो क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज अ फूड ऑफ अ प्लांट, है ना। सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो प्लांट है इसको डिफ्यूजन प्रोसेस से लेते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटर्न टू एटमोस्फेयर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब प्लांट ने ले ली तो इस तरह तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो वो छोड़ते हैं, लाइक उसने क्या किया, प्लांट ने लीव्स को गिरा दिया, वो टूट गया और नीचे गिर गया, तो उसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो गलेगा, तो गलने से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, और जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा उससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट गैस इज ऑक्सीजन, O2। तो O2 क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल। एनिमल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों, देखो, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और रिलीज क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, स्टोमेटा के थ्रू ले लिया, उसको रिलीज कर लिया, उसको सांस ले लिया। तो अब क्या होगा, उसने ये तो कर लिया, अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद ये होगा, जब वो रिलीज करेगा तो वो कहाँ जाएगा, एटमोसफेयर में आ जाएगा। एटमोसफेयर में आ गया तो उसको कौन रेस्पायर कर लेगा, ह्यूमन रेस्पायर करेगा, है ना। ह्यूमन क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और उसे कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा। तो ऑक्सीजन भी बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए, दोनों के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट है। प्लांट के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन। हमारे आप नेक्स्ट +2 में पढ़ोगे दैट एनपीके, एनपीके इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। ठीक है, मीन्स क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, these are the 3 nutrients that is very 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 important for the plant growth। ठीक है, सो ये क्या हुआ, एक मेजर प्लांट पार्ट हुआ। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सोइल बाय लाइटिंग। ठीक है, अगर लाइटिंग होगी तो लाइटिंग से जो नाइट्रोजन है वो कहाँ फिक्स हो जाएगी, प्लांट के अंदर फिक्स हो जाएगी। रेनफॉल, रेनफॉल ज्यादा होगा तो क्या होगी, रेनफॉल से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वो मिक्स होके पानी के थ्रू किस में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, प्लांट में चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट जो माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट के वेस्ट होते हैं, उसको प्लांट जो माइक्रोब्स गलाएंगे तो वहां से भी क्या हो जाएगी, प्लांट में चली जाएगी। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन क्या होती है, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है,
और ये धीरे धीरे प्लांट में चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ गैसेज हैं जो अदर में थी, वो गैसेज हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो क्या होता है, जो SO2 है वो कहाँ से रिलीज होती है? फैक्ट्री से, है ना। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी कहाँ से रिलीज होती है? वाहन से रिलीज होती है, वाहनों से, केमिकल से, फैक्ट्रियों से, यहाँ से रिलीज होती है। मीथेन गैस भी रिलीज होती है यहाँ से, और HF भी रिलीज होती है। तो ये वाली जो गैसेस हैं वो टॉक्सिक होते हैं किन के लिए? प्लांट के लिए। ठीक है, सो टॉक्सिक गैस कौन कौन सी हो गई? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और HF। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना इसके बारे में। तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, देखो क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो उसे हमने क्या बोल दिया? ग्लोबल वार्मिंग। रेफर टू द राइज इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑन द अर्थ। मतलब क्या है? हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर डेट इज नियर बाई 45 40 यही है ना, पर डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। ठीक है, अगर हम लेट 19 सेंचुरी की बात करें या एंड 19 सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम पे जो एवरेज टेम्परेचर था हमारी अर्थ का हैज इंक्रीज्ड बाय 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम पे जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर चेंज हुआ डेट इज 0.8 डिग्री सेल्सियस, डेट मीन्स 1.4 फारेनहाइट टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हुआ था इन लास्ट 100 years। ठीक है, सो 18th सेंचुरी लेट से बात करें और 19th सेंचुरी लेट पे हम आए, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर बढ़ा डेट इज 0.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट उसके बाद लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर 0.6 बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज होता जा रहा है। ठीक है, डिकेड्स होता है पर 100 years, एक 100 year को हम बोलते हैं 1 डिकेड। ठीक है ना। सो सैटेलाइट डाटा शो एन एवरेज इंक्रीज इन ग्लोबल सी लेवल ऑफ सम 3 mm पर ईयर रिसेंट डिकेड। तो क्या हो रहा है? सैटेलाइट डाटा के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज हो रहा है सी लेवल में वो 3 mm पर डे हो रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका सी लेवल इंक्रीज होने से क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो देखो हमने बात की थी कि हमारे पास जो हमारी अर्थ है उसके एजिस पे क्या है? पोल्स है, और सेंटर में क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर पे सनलाइट क्या पड़ती है? डायरेक्टली पड़ती है, और इस पे स्लांटली पड़ती है। तो डे बाय टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो पोल्स पे जो ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, पोल्स पे जो ग्लेशियर प्रेजेंट है, तो वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? मेल्ट होते जा रहे हैं। अब मेल्ट होने से क्या, वो पानी रिवर के थ्रू आएगा तो सी के अंदर आएगा, तो सी के अंदर। ठीक है, सो अब वो सी के अंदर आ गया, एक तो पानी खारा हो गया, सो हमारे पीने के लिए पानी रहा नहीं, तो धीरे धीरे पानी का लेवल वहां से भी डिक्रीज हो रहा है। हमारे लिए पीने लायक वाटर जो फ्रेश वाटर है वो पीने के लिए जो है वो हमारे लिए अवेलेबल कम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा सी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अगर अब सी का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा तो फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। सो क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से सी वाटर का एक्सपेंशन होता जा रहा है। ठीक है, as sea water warms up the molecule become less densely packed causing increase in the volume of ocean। ठीक है, सो जो इसमें मोलिक्यूल्स होंगे सी के अंदर वो क्या हो जाए? डेंसली पैक्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ओशन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मूव करें।
देखो, बट द मेल्टिंग ऑफ माउंटेन ग्लेशियर, जो मैंने बात बोली आपको, and the retreat of polar ice sheet are also important contributor. Most glacier is temperate region the world and along the Antarctic peninsular area retreat. देखो क्या हो रहा है, जो माउंटेन के ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, पेनिसुलर एरिया की बात कर लो या अंटार्कटिका एरिया की बात कर लो, तो वहाँ पे मोस्ट जो टेम्परेट रीजन में है वो धीरे धीरे उनकी जो शीट्स हैं वो क्या होती है, मेल्ट होती जा रही हैं, ठीक है। सिंस 1979, अगर 1979 से बात करें, जो सैटेलाइट रिकॉर्ड है वो क्या ड्रामेटिक है, डिक्लाइन हो रहे हैं आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट से, ठीक है। क्यों, किस रेट से डिकेड हो रहे हैं, 4% पर डिकेड से। क्योंकि हम देखें कि सैटेलाइट का हम देखते हैं, इमेजेस लेते हैं, तो उससे हमें पता लग रहा है कि जो अंटार्कटिका में सी लेवल है ना, वहाँ पे जो आइस है, वहाँ पे जो ग्लेशियर है, उनका डिकेड होता जा रहा है, मतलब वो घटती जा रही है पर 100 साल के अंदर 4% तक घटती जा रही है। तो जिसका मतलब क्या, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ही एक रीजन है, ठीक है। इन 2012 के अंदर हमने देखा जो आइस एक्सटेंट रीच था रिकॉर्ड मिनिमम दैट इज 50% लोअर देन 1979 टू 2000। देखो वहां पे 4% बढ़ रहा था, बट उसके बाद देखा गया कि धीरे धीरे वो कम हो गया, दैट इज 50% लोअर आ गया, लाइक 2% पे आ गया। The Greenland ice sheet has experienced record melting in recent years. If the entire 2.8 billion cubic kilometer sheet were to melt, it would raise sea level by 6%. देखो, अगर ग्रीनलैंड आइस शीट है, मतलब हमने ग्लेशियर की ही बात की है, अगर उसके ऊपर की लेयर भी अगर मेल्ट हुई, अगर 2.8 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर शीट भी मेल्ट हुई, तो नियर बाय जो सी का लेवल है 6 mm क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट डाटा शो दैट वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट इज ऑल्सो लूजिंग मास। सैटेलाइट डाटा हमें ये भी बताता है कि जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है, वो जो वहाँ के ग्लेशियर्स हैं, वो भी धीरे धीरे अपने मास को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। एंड द रिसेंट स्टडी इंडिकेट कर रही है ईस्ट अंटार्कटिका को भी, जो क्या कर रही है, विच हैड डिस्प्लेड नो क्लियर वार्मिंग और कूलिंग ट्रेंड, may also have started to lose mass in last few years. देखो वेस्ट भी गया, ईस्ट भी लॉस कर रहा है, तो हमने क्या देखा कि पेनिसुलर एरिया में भी टिकेट्स होने लग गया, वो भी कटने लग गया, वहां पे डिजनरेशन हो रहा है। आगे वेस्ट के अंदर भी आइस पिघल रही है, ईस्ट के अंदर भी आइस पिघल रही है, तो धीरे धीरे अगर एक का भी अगर लेवल 0.6 इंक्रीज होता है, तो दूसरे का भी 0.6, उसके बाद भी 0.6, तो 1.8 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया ना। तो इस तरह अगर लेवल इंक्रीज होता गया तो कितना धीरे धीरे जो सी का लेवल बिल्कुल अपर हो जाएगा, सी का लेवल अपर हो गया तो बाढ़ आएगी, मतलब फ्लड आएगी आएगी, और फ्लड आएगी तो ह्यूमन लाइफ को भी खतरा है, प्लांट के लिए भी खतरा है, ठीक है ना। बट साइंटिस्ट आर नॉट एक्सपेक्टिंग ड्रामेटिक चेंजेस इन सम प्लेसेस, मास में एक्चुअली इंक्रीज एज वार्मिंग टेम्परेचर ड्राइव द प्रोडक्शन ऑफ मोर स्नो। बट जो साइंटिस्ट का डाटा है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था ड्रामेटिक चेंज को। कैसे, उन्होंने देखा कि कहीं प्लेस पे जो आइस का मास है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट कैन आल्सो सीन इन वेजिटेशन एंड लैंड एनिमल। इसका जो इफेक्ट आ रहा है, हम देख रहे हैं कि जितना जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उतनी ज़्यादा यूवी रेज बढ़ रही हैं, उतनी ज़्यादा ह्यूमंस पे इफेक्ट आ रहा है, उतना ज़्यादा लैंड एनिमल्स पे इफेक्ट आ रहा है ना। दिस इंक्लूड अर्ली फ्लावरिंग, इससे क्या हो रहा है, फ्लावर अर्ली आ रहे हैं, फ्रूटिंग टाइम प्लांट की जो टाइम होना चाहिए उससे पहले आ रही है, और जो रेंज होनी चाहिए जो एनिमल्स की उस पर भी इफेक्ट आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। हम यहीं तक करेंगे बिकॉज आगे जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी है, तो क्लास ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम आज यहीं तक करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।